नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 29। रोज के तरीके से मैं आप लोगों से 20 क्वेश्चन पूछूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन क्वेश्चन को सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है। खुद क्वेश्चन को पढ़िए, एनालाइज करिए और उसके आंसर दीजिए। क्वेश्चन कुछ आसान है, कुछ मॉडरेट है और कुछ कठिन भी है। तो इस तरीके से आपको पहले खुद क्वेश्चन को अटेंड करने का प्रयास करना है वीडियो को रोक-रोक के, और उसके बाद आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी कायदे से सुनना है, जिससे आपको क्वेश्चंस के बारे में एडिशनल जानकारी भी मिलेगी और अगर गलत हो रहा है तो उसमें सुधार भी होगा। लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ। जानकारी वो ये है कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है, अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। ये पेड कोर्स है, मात्र ₹1000 में आप इसको खरीद के पढ़ सकते हो। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाए जाएँगे बाइलिंगुअली। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो भी नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, सबसे अच्छी बात है यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा और ये जो नोट्स होगा ये बाइलिंगुअल होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र ₹1000 का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरीके की अन्य जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 9792771793 पर संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन इन 1948। कह रहा है कि पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन जो होता है, इसका कॉन्सेप्ट 1948 में किसने दिया था? इसका तो जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो थॉर्नथवेट थे, इन्होंने सबसे पहली बार पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन दिया था। ये पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन की अगर हम बारे में बात करें तो ये क्या होती है? ये होती है लिमिट अपर लिमिट ऑफ वाटर लॉस अपर लिमिट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं हमारा ये इतना बड़ा सा खेत है। अब इतने बड़े खेत में यहाँ पर जो पौधे लगे हैं, उन पौधों के द्वारा होने वाला ट्रांसपिरेशन और यहाँ पर जो खेत की जो मिट्टी है, इसमें से होने वाला ट्रांसपिरेशन, तो इवापोरेशन, मिट्टी के ऊपर से होगा तो इवापोरेशन होगा और पौधों के अंदर से जो भाप बन के पानी निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये दोनों जो मैक्सिमम हो सकता है, जहां तक ये बढ़ सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इसका उपयोग किया जाता है ये पता करने के लिए कि हमारे पौधों को कितने पानी की जरूरत है, यानी कि क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट पता करने के लिए पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर अपटेक बाय प्लांट इज लॉस्ट थ्रू इवापोट्रांसपिरेशन। कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा, इवापोट्रांसपिरेशन के द्वारा पौधे का कितना भाग लॉस हो जाता है, जो पानी पौधा एब्जॉर्ब करता है। जैसे पौधे ने क्या एब्जॉर्ब किया, मान लेते हैं पौधे ने 100 लीटर पानी एब्जॉर्ब किया, तो कह रहा है कि पौधा जो 100 लीटर पानी अपने जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब करता है, उसमें से कितना भाग इवापोट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस हो जाता है। तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पौधा जितना एब्जॉर्ब करता है उसमें से 99% कितना, 99% तो किसमें लॉस हो जाता है? इवापोट्रांसपिरेशन में। बचा 1%, 1% किसमें यूज होता है? 1% मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। समझ गए? इसको किस में यूज होता है? जो मेटाबॉलिज्म होता है पौधे का, उसके अंदर यूज होता है। जैसे पौधे के अंदर तमाम तरीके की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें भी पानी का काम लगता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बनता है इसमें काम लगता है, बाकी और चीजों में काम लगता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में केवल और केवल 1% काम लगता है। बाकी 99% जो पानी पौधा एब्जॉर्ब करता है वो क्या करता है? वो उड़ा देता है, भाप बन के वो फिर से एनवायरमेंट में उड़ के चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूटिलाइज्ड टू मेजर बोथ इवापोट्रांसपिरेशन एंड लीचिंग लॉस। लीचिंग लॉस क्या होता है? लीचिंग लॉस होता है जब न्यूट्रिएंट या सॉल्ट जो होता है जमीन के नीचे जाता है, तो उसको लीचिंग लॉस बोलते हैं पानी के साथ। इवापोट्रांसपिरेशन मैंने आप लोगों को बताया कि इवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है। इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों को जोड़ देते हैं तो इवापोट्रांसपिरेशन कहते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सी ऐसी मशीन है जो दोनों को मेजर करती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाइसीमीटर। लाइसीमीटर जो होता है ये इवापोरेशन को भी मेजर करता है और इसके अलावा ये लीचिंग लॉस को भी मेजर करता है। अगला है हमारा कौन सा?
अगला है फेजोमीटर। जो फेजोमीटर होता है ये किससे मेजर किया जाता है? फेजोमीटर से जो मेजर करते हैं, हम इससे मेजर करते हैं वाटर टेबल। क्या मेजर करते हैं? डेप्थ ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, यानी कि जल की गहराई मेजर करते हैं कि जमीन में कितने नीचे पर पानी है। अगला है पोरोमीटर। पोरोमीटर जो होता है यह इससे क्या मेजर किया जाता है? इससे मेजर किया जाता है स्टोमेटा का स्टोमेटा का बिहेवियर। स्टोमेटा का क्या मेजर करते हैं इससे? इससे स्टोमेटा का बिहेवियर मेजर करते हैं, यानी कि हमारा स्टोमेटा कब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है, इसको इससे मेजर किया जाता है। अगला है हमारा पोरोमीटर। पोरोजोमीटर होता है, इससे हम क्या मेजर करते हैं? पोरोमीटर से हम मेजर करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्या मेजर करते हैं? ट्रांस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इससे मेजर करा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी, जिसको हम क्रॉप WUE बोलते हैं, इसको मैथमेटिकली किसके रेशियो में डिफाइन किया जाता है? फसल का जल उपयोग दक्षता को गणितीय रूप से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यील्ड टू इवापोट्रांसपिरेशन। यानी कि यहाँ पर हमारी क्रॉप की यील्ड है कि हमको क्रॉप की यील्ड कितनी मिली, और इतनी यील्ड प्राप्त करने के लिए हमारे फील्ड से, हमारे खेत से, हमारे पौधे ने कितना इवापोट्रांसपिरेशन की। तो ये तो क्या होता है? ये होता है क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। इसके अलावा एक होता है यील्ड टू वाटर रिक्वायरमेंट। तो यील्ड टू वाटर रिक्वायरमेंट जो होता है ये क्या होता है? ये हमारा होता है फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी। क्या होता है? फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी इसको बोलते हैं। यानी कि हमारा जो खेत है, उस खेत में हमने कितना पानी दिया और उतना पानी देने के बाद हमारे खेत में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है व्हिच मेजर फील्ड क्रॉप हैज द लोवेस्ट वाटर यूज इफिशियंसी। कह रहा है कि इनमें से कौन सी फील्ड क्रॉप ऐसी है जिसकी वाटर यूज इफिशियंसी लोवेस्ट है। वाटर यूज इफिशियंसी लोवेस्ट होगी तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा? वाटर यूज इफिशियंसी अगर लो होगा, ध्यान से देखना, मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर बताया था कि यील्ड और इवापोट्रांसपिरेशन, तो अगर ये रेशियो कम आ रहा है तो इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका सीधा सीधा मतलब ये हो रहा है कि इवापोट्रांसपिरेशन बड़ा होता जा रहा है और यील्ड घटती जा रही है। जैसे अगर मान लेते हैं हमने कहा कि 2/1 है, तो इसमें वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है? 2 निकल के आ रही है, क्योंकि यील्ड 2 हो रही है और इवापोट्रांसपिरेशन 1 हो रहा है। यूनिट आप अपने हिसाब से लगाते रहना। अगर मैंने इसी चीज को क्या कर दिया, मान लो मैंने कह दिया कि 1/5 है, तो 1/5 कर दिया तो 0.2 निकल के आया। अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, कितना कर दें, 1/50 कर दें, तो इसका क्या आएगा? 0.02 हो जाएगा। तो ध्यान से समझ लो, जैसे जैसे इवापोट्रांसपिरेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हमारी वाटर यूज इफिशियंसी घटती जा रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, यानी कि जिस पौधे को जितना ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी उसकी वाटर यूज इफिशियंसी उतनी ही ज्यादा कम होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट किसकी होती है? इसमें सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है चावल की। तो इसीलिए जो चावल होगा उसकी वाटर यूज इफिशियंसी लोवेस्ट होती है। अब चावल की जो वाटर यूज इफिशियंसी है लोवेस्ट तो होती है, लेकिन होती कितनी है? तो वो होती है 3.7 किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर। इस तरीके से मेजर किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी? इसके अलावा हम बात करेंगे फिंगर मिलेट की। फिंगर मिलेट जो होता है इसकी वाटर यूज इफिशियंसी कितनी होती है? इसकी वाटर यूज इफिशियंसी होती है 13.4 किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे बात करेंगे किसकी? आगे हम बात करेंगे वीट की। जो वीट होता है इसका कितना होता है? वीट का होता है 12.6 किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर। सोरगम जो होता है इसका कितना होता है? सोरगम का 9 होता है, 9.0 किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है द संकेन स्क्रीन इवापोरीमीटर यूज टू मेजर्स इवापोट्रांसपिरेशन अंडर फील्ड कंडीशन वाज डेवलप्ड बाय। क्षेत्रीय परिस्थितियों में इवापोट्रांसपिरेशन मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला सनकेन स्क्रीन इवापोरीमीटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसकी जब हम बात करेंगे तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? शर्मा और दस्ता ने जो सनकिन इवापोरीमीटर है, कौन सा?
सनकिन स्क्रीन इवापोरीमीटर है, इसको किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था शर्मा और दस्तानी ने। इससे मेजर किया जाता है कि हमारे खेत के अंदर कितना इवापोट्रांसपिरेशन हुआ है। इवापोट्रांसपिरेशन का पूरा एक कंप्लीट चैप्टर मैंने अपने अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में डिटेल में समझाया है, वहाँ पढ़ाया है। होता क्या है, कैसे होता है, क्यों मेजर किया जाता है और इसको मेजर करने के फायदे क्या होते हैं, कितने तरीके से मेजर किया जाता है और हर मेथड को वहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। ये मेट्रोलॉजी का क्वेश्चन होता है, मेट्रोलॉजी में इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने वहाँ पर समझाया है। इसको जो डेवलप किया गया था, वो डेवलप कब किया गया था? ये वाला जो इवापोरीमीटर है, ये डेवलप किया गया था 1968 में, समझ गए? आगे हम बात करेंगे किसकी? आगे हम बात करेंगे अपने 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन है, द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन क्यूरिंग इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? कृषि कार्य क्यूरिंग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस फसल से जुड़ा हुआ है? तंबाकू से, गन्ना से, कि कॉटन से, कि बनाना से? तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? क्योरिंग जो हम करते हैं वो किस में करते हैं? क्योरिंग करते हैं हम तंबाकू में। अभी क्योरिंग हम समझ लेते हैं कि आखिर ये क्योरिंग होता क्या है। क्योरिंग सबसे पहले तो आप समझो कि यह एक तरीके का पोस्ट हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होती है, यानी कि तंबाकू की हार्वेस्टिंग के बाद का एक प्रक्रिया होती है क्योरिंग। क्योरिंग करने से क्या होता है? क्योरिंग जो किया जाता है, क्योरिंग किया जाता है टू ऑब्टेन डिजायर्ड टू ऑब्टेन डिजायर्ड कलर टेक्सचर एंड एरोमा। ये तंबाकू में एक अच्छा सा कलर आ जाए, एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए और तंबाकू में एक अच्छी सी एरोमा आ जाए, इसके लिए किया जाता है। तंबाकू के अलावा किसमें किया जाता है? तंबाकू के अलावा ये जो प्रक्रिया होती है, ये टी के अंदर किया जाता है। अब मैंने इतनी कहानी तो बता दी, अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि आखिर ये क्यूरिंग होती क्या है। ध्यान से समझना, जो क्यूरिंग होती है इसमें क्या किया जाता है कि जब हम तंबाकू या चाय की पत्ती को हार्वेस्ट करते हैं, तब इसको हार्वेस्ट करने के बाद इसको हम धीरे-धीरे क्या करते हैं, इसके अंदर से मॉइस्चर निकालते हैं, समझ गए? तो इसके अंदर से जो मॉइस्चर निकाला जाता है, वो अलग-अलग तरीके से निकाला जाता है। उसमें हमारा प्राइमरी फोकस मॉइस्चर निकालना नहीं होता है। मॉइस्चर तो निकलता ही है, लेकिन प्राइमरी फोकस हमारा होता है उसमें कि एक अच्छा-सा कलर मिल जाए, एक अच्छा-सा टेक्सचर मिल जाए और प्रॉपर तरीके से एरोमा बना रहे। कई बच्चे कहते हैं, जब हम उनको क्योरिंग पढ़ा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं, "सर जी, क्योरिंग और ड्राइंग में क्या अंतर हो जाएगा?" क्योंकि क्योरिंग में भी सूख रहा है और ड्राइंग में भी सूख रहा है। तो बेटा देखो, ड्राइंग में क्या होता है, ड्राइंग में हमारा सीधा-सीधा मकसद होता है कि हम क्या कर दें, रिड्यूस कर दें मॉइस्चर को। मॉइस्चर को रिड्यूस करना यहाँ पर हमारा काम होता है। सीधा-सीधा काम केवल ये कि हम इसको मॉइस्चर इसमें से निकाल देंगे, जिससे ये इसके अंदर सड़ने की प्रक्रिया ना होने पाए। तो मॉइस्चर निकालते हैं तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। लेकिन क्योरिंग में क्या होता है? क्योरिंग में हम काम करते हैं कि एक अच्छा-सा कलर मिल जाए, जैसे तंबाकू की पत्तियों का कलर अगर मान लो काला पड़ जाए, तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। अगर वो थोड़ा-सा ब्राउन कलर का नहीं होगा, थोड़ा-सा येलोइश ब्राउन कलर का नहीं होगा, तो उसको कोई नहीं खरीदेगा। टेक्सचर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा तो नहीं खरीदेगा। अगर उसका एरोमा खराब हो गया, सड़ा-सड़ा सा बदबू आने लगा तो कोई नहीं खरीदेगा। इसीलिए इन तीनों चीज़ों को करने के लिए हम क्योरिंग करते हैं। हाँ, वो चीज़ दूसरी है कि जब हम क्योरिंग करते हैं तो मॉइस्चर इसमें से निकल जाता है। इसी तरीके से जो चाय की पत्तियाँ हैं, चाय की पत्तियों में भी हम क्योरिंग करते हैं। तो क्योरिंग करने से उसमें भी मॉइस्चर निकलता है। तो क्योरिंग में हमारा ये 3 फोकस होता है, कलर, टेक्सचर और एरोमा को ऑब्टेन करना, मॉइस्चर को रिमूव करना, पोस्ट हार्वेस्ट जो मटेरियल है, पत्तियाँ हैं, तंबाकू की पत्तियाँ हैं, चाहे चाय की पत्तियाँ हैं, उसमें से मॉइस्चर को रिमूव करना, जिससे कि हमको एक अच्छा-सा कलर, टेक्सचर और एरोमा मिल सके। इसमें कभी भी हमारा जो काम होता है, वो मेन फोकस हमारा मॉइस्चर रिड्यूस करना नहीं होता है। तंबाकू जो होती है, इसमें जो हुक्का वाली तंबाकू होती है, इसमें से मॉइस्चर बहुत नहीं निकाला जाता है, इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है। इस तरीके से जो ग्रीन टी होता है, इसको दूसरे तरीके से क्योर करते हैं। ग्रीन टी जो होता है, उसको ड्राई किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी उसको सुखाते हैं, उसके अंदर मॉइस्चर खत्म करते हैं। तो ये अलग-अलग प्रक्रियाएँ होती हैं। मैंने इसको समझाने का प्रयास किया कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ इसमें ना हो। समझ गए? अब यहाँ पर तो मैंने एक चीज़ बता दी कि टोबैको में क्या होता है, टोबैको के अंदर होता है क्योरिंग, टी के अंदर होता है क्या? टी के अंदर होता है
क्योरिंग। शुगर केन में क्या होता है? शुगर केन के अंदर होता है 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है रैपिंग, रैपिंग होती है, और दूसरी इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर होती है ट्रेसिंग। ये दोनों प्रक्रियाएं क्या होती हैं? मैंने अल्टीमेट एग्रीकल्चर जो कोर्स है उसमें भी पढ़ा रखा है। इसके अलावा जो मेरा यूट्यूब पर चैनल है उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट पढ़ाई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा। एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर है, बहुत फेमस सीरीज है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उसको आप पढ़ के यहाँ पर आओगे तो आपको इतना ज़्यादा जो मैं समझाता हूँ, इतना समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कई बार बच्चे कहते हैं कि सर जी यहाँ पर आप बहुत डिटेल में नहीं समझाते हो, कुछ चीज़ें आप छोड़ देते हो। तो मैं छोड़ यहाँ देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगा तब तो फिर केवल टाइम बर्बाद होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम हो पाएगी। तो शुगर केन में रैपिंग और ट्रेसिंग करते हैं। कॉटन के अंदर क्या किया जाता है? जो कॉटन होता है, कॉटन के अंदर एक प्रक्रिया करी जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसके अंदर करी जाती है निपिंग। और निपिंग के अलावा कॉटन में क्या किया जाता है? निपिंग। निपिंग की प्रक्रिया किसमें और करी जाती है? ये करी जाती है ग्राम के अंदर। किसमें? ग्राम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं चना। बनाना के अंदर क्या किया जाता है? बनाना के अंदर डीनवेलिंग करा जाता है, प्रॉपिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? डीनवेलिंग किया जाता है, प्रॉपिंग किया जाता है, डीसकरिंग करा जाता है, डिट्रेसिंग किया जाता है। तमाम चीजें इसके अंदर करी जाती हैं। तो आगे चलकर मैं उसके रिलेटेड भी हॉर्टिकल्चर में जो क्वेश्चन आएगा तो वहां पर डिटेल में समझाऊंगा। तो ये तमाम चीजें इनसे करी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 8वां क्वेश्चन क्या है। व्हिच क्रॉप रिक्वायर क्रॉपिंग टू प्रिवेंट द लॉजिंग ऑफ प्लांट अंडर द वेट ऑफ फ्रूट? कह रहा है कि जब फ्रूट का वेट ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे हम प्रयोग करके पौधे को गिरने से बचाते हैं? प्रॉपिंग का क्या मतलब होता है? प्रॉपिंग का मतलब होता है पौधे को सहारा देना। क्या होता है? पौधे को सहारा देना। ठीक। इसमें पौधे को हम सहारा देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जो बनाना होता है, बनाना का पौधा वुडी नेचर का नहीं होता है। ये कैसा होता है? ये हर्बेसियस नेचर का होता है, जिसको स्यूडो स्टेम बोलते हैं। वो जो हमको स्टेम जैसा दिखता है वो स्टेम नहीं होता है, वो लीफ का सीथ होता है। लीफ के ढेर सारे सीथ उस पे चिपके रहते हैं। अब लीफ सीथ को यहाँ पर वो स्टेम के रूप रूप में वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, लगता है जैसे वो स्टेम होता है, लेकिन वो मेन स्टेम नहीं होता है, वो स्यूडो स्टेम होता है। बनाना का जो स्टेम होता है वो राइजोम और कंद बना रहता है, जमीन के अंदर ही पड़ा रह जाता है। तो क्योंकि वो हर्बेसियस नेचर का है तो जब बहुत ढेर सारा फल लगता है तो वो झेल नहीं पाता है, वो गिर जाएगा। इसी वजह से उसको सहारा दिया जाता है। तो वो सहारा किसमें देते हैं? ये सहारा दिया जाता है अपने किसमें? ये सहारा दिया जाता है बनाना में। अब इसके अलावा बात करते हैं शुगर केन में क्या क्या किया जाता है, इसको तो मैंने बता दिया था। बात करेंगे जूट की। जूट में क्या करते हैं? जूट में हम करते हैं स्ट्रिपिंग। क्या करते हैं? स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग क्या होता है? इसमें हम फाइबर को निकालते हैं। क्या करते हैं? जो फाइबर होता है, फाइबर को निकालना, फाइबर को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम स्ट्रिपिंग बोलते हैं। इसके अलावा इसमें रोटिंग करते हैं, स्ट्रिपिंग रटूनिंग करते हैं, सॉरी, रटूनिंग तो उसमें गन्ने में करते हैं। नाम ये मुझे याद नहीं आ रहा है, इस समय स्किप कर रहा है दिमाग से। जूट में करा जाता है उसको। एक कमेंट में लिखना, मैं नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें पानी में इसको भिगो दिया जाता है और जिससे वो थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और जो इसका ऊपर का रेशा है वो आराम से निकल जाता है, मतलब फाइबर जो है वो आराम से निकल जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या रेटिंग कहते हैं? याद आ गया। तो क्या कहते हैं उसको? रेटिंग कहते हैं। कॉटन के बारे में बात करें तो कॉटन में किया क्या जाता है? कॉटन में भी मैंने आपको बताया था कि निपिंग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 9वां क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कंटेंट इज हाईएस्ट ऑयल परसेंटेज? इनमें से किस में सबसे ज्यादा परसेंटेज में ऑयल होता है? 60% यहाँ पर कह रहा है डाटा के हिसाब से। क्योंकि बुक से बनाया है तो बुक में जो डाटा है उसमें 60% लिखा हुआ है। तो 60% किसके अंदर पाया जाता है? जो नारियल है इसके अंदर 60% कोकोनट में पाया जाता है। कोकोनट के अंदर तेल 60% होता है। इसके अलावा बात करते हैं सिसम, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं तिल। और जो तिल होता है, तिल के अंदर 46 से लेके 52% के आसपास तेल पाया जाता है। मूंगफली जो होता है इसमें कितना पाया जाता है? मूंगफली जो होता है इसके अंदर 45% तेल पाया जाता है। और जो कैस्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम आरंडी बोलते हैं। आरंडी जो होता है इसके अंदर कितना पाया जाता है? इसके अंदर 35 से लेके 58% के आसपास तेल पाया जाता है। ये जो होता है ये नॉन एडिबल होता है। कैसा होता है? नॉन एडिबल होता है, ये खाने लायक नहीं होता है, इसका तेल खाया नहीं जाता है। अगला है काउपी।
जिसको हम बिगना यूनिकुलाटा बोलते हैं, इसको पॉपुलरली किस नाम से और जाना जाता है? लोबिया जो होता है, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसको हम किंग ऑफ सॉरी, इसको हम वेजिटेबल मीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेजिटेबल मीट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा प्रोटीन होता है। कितना? इसके अंदर लगभग लगभग 23.4% के आसपास प्रोटीन होता है। सुंदर जी की बुक में यही लिखा है। किंग ऑफ सीरियल किसको कहते हैं? किंग ऑफ सीरियल की अगर हम बात करें तो ये जो होता है, ये किसे कहते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। धान को कहते हैं, गेहूं को कहते हैं, मक्का को कहते हैं, ये आप बताओ। गोल्डन बीन क्या होता है? गोल्डन बीन जो होता है, ये किसको कहते हैं? ये इसको कहते हैं सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन को हम क्या कहते हैं? गोल्डन बीन भी कहते हैं, क्योंकि ये गोल्डन कलर का होता है। इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं? इसके अलावा हम इसको वंडर बीन भी बोलते हैं। समझ गए? अगला है पुअर मैन्स मीट। ये पुअर मैन्स मीट किसको कहते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ गए? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक तो बताओ आप किंग ऑफ सीरियल किसे कहते हैं, और पुअर मैन्स मीट किसे कहते हैं? दोनों अभी कमेंट बॉक्स में छाप दो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोटीन कंटेंट इन सोयाबीन? सोयाबीन में प्रोटीन कितनी पाई जाती है? तो सोयाबीन जो होता है, इसके अंदर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो 42% पाई जाती है। इसके अलावा जो सोयाबीन होता है उसके अंदर ऑयल जो होता है, ऑयल इन ऑयल इन सोयाबीन, ऑयल इन जो सोयाबीन होता है, इसके अंदर ऑयल जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? ये पाया जाता है 20%। समझ गए? 20% ऑयल होता है और 42% प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोटीन फाउंड इन व्हीट व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बेकिंग क्वालिटी। कहने का मतलब ये है कि जो गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जो कि इसकी बेकिंग गुणवत्ता को बनाता है। जैसे आपने कभी सोचा है कि जो हम ब्रेड बनाते हैं, जो ब्रेड होता है या जो रोटी फूलती है, वो आखिर हम ये ब्रेड जो है, ये हम किसी दूसरी चीज का क्यों नहीं बना सकते? जैसे हम चावल के आटे का या मक्के के आटे का क्यों नहीं बना सकते? क्यों? क्योंकि गेहूं की जो प्रोटीन होती है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटीन। तो जो ग्लूटीन होता है, इसी की वजह से इसके अंदर थोड़ा स्पंजी नेचर आता है। जब इसको हम पकाते हैं तो ये फूलता है। जैसे रोटी फूलती है, तो ये क्यों फूलती है? ये फूलती है केवल और केवल बेकिंग की इसमें ग्लूटीन नाम का जो प्रोटीन होता है, इसी वजह से ये फूलती है। समझ गए? तो ग्लूटीन क्या होता है? एक तरीके का प्रोटीन का टाइप होता है। गेहूं जो होता है, इसके अंदर प्रोटीन कितना पाया जाता है? गेहूं के अंदर प्रोटीन जो होता है वो 11 से लेके 12% के आसपास इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर इतना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें देखो एल्ब्यूमिनाइड लिखा है। तो एल्ब्यूमिनाइड जो होता है ये किसके अंदर पाया जाता है? एल्ब्यूमिनाइड जो है ये बार्ले के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये किसमें पाया जाता है? ये बार्ले में पाया जाता है। और ये इसके अंदर प्रोटीन कितना होता है? इसके अंदर जो प्रोटीन होता है 11.5% के आसपास पाया जाता है। जीन जो प्रोटीन होती है किसमें पाई जाती है? जीन प्रोटीन होती है ये मेज के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी? लाइसिन। लाइसिन जो होता है एक तरीके का ऐसा अमीनो एसिड होता है जो कि किसमें, जो कि अनाजों में कम पाया जाता है। किसमें? अनाजों में, अनाजों में कम पाया जाता है और दालों में ज्यादा पाया जाता है। आगे है द फैमिली ग्रेमिनी व्हिच इंक्लूड सीरियल्स एंड नेपियर ग्रास इज नाउ ऑफिशियली नोन एज। जो ग्रेमिनी फैमिली है इसका नया नाम क्या है? तो ग्रेमिनी का नया नाम है पोएसी। फेबेसी का पुराना नाम क्या है? फेबेसी का पुराना नाम जो है वो है लेगुमिनेसी। क्या है? लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी, इसी को पेपलिनियासी भी बोल देते हैं। समझ गए? इसकी सब फैमिली होती है वैसे। अगला है सोलोनेसी। सोलोनेसी में हमारा जैसे टमाटर है, टमाटर, आलू, बैगन, मिर्च, ठीक, मिर्च, ये सब किसमें आती है? ये सब आती है हमारी सोलोनेसी। एसिटेरेसी जो, एसिटेरेसी फैमिली से क्या बिलोंग करता है? एसिटेरेसी फैमिली से हमारा सनफ्लावर है, सनफ्लावर। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा होता है सनफ्लावर, सनफ्लावर और सनफ्लावर, सनफ्लावर और सनफ्लावर दोनों पाया जाता है। हिंदी में बात करें तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं सूरजमुखी। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं
कुसुम। मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंज्यूम राइस एज ए स्टेपल फूड? स्टेपल फूड का क्या मतलब होता है? मुख्य भोजन। तो दुनिया भर की कितनी ऐसी पॉपुलेशन है जो मुख्य भोजन के रूप में चावल को खाती है? मतलब दिन भर में एक बार तो चावल खाएंगे ही खाएंगे। पूरी दुनिया की कितनी पॉपुलेशन है? तो पूरी दुनिया की जो 60% पॉपुलेशन है वो चावल को एक स्टेपल फूड के तरीके से खाती है। 100 में से 60 लोग ऐसे होंगे जो पूरी दुनिया में कि वो दिन भर में चावल एक बार जरूर खाएंगे। अगर वो खाना खा रहे हैं तो चावल जरूर खाएंगे। अगर व्रत है कोई तो कोई बात ही नहीं, कोई फलाहारी है तो कोई बात ही नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी? इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है कि जो चावल का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? 90% जो इसका प्रोडक्शन होता है, 90% क्या? 90% प्रोडक्शन एंड 90% इसका चावल का प्रोडक्शन और कंजम्पशन कहाँ होता है? वो केवल होता है एशिया में। ये अपना जो एशिया है यहीं पर होता है। और एशिया में हम दो लोग जो हैं, भारत और चाइना, यही दो लोग मिलकर चावल खूब खाते हैं। आगे बात करेंगे किसकी? द स्टैंडर्ड डब्ल्यू एस यूएसडब्ल्यू, यूनाइटेड स्टेट वेदर बोर्ड जो होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसने एक क्लास बनाया था ए, ओपन पैन इवापोट्रांसपिरेशन हैज ए डायमीटर ऑफ, यानी कि जो क्लास ए का पैन ओपन पैन इवापोरीमीटर होता है, ये इवापोरीमीटर जो होता है ये किसने बनाया था? ये बनाया था यूएस के वेदर बोर्ड ने। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वेदर बोर्ड है, उसने बनाया था एक ओपन पैन इवापोरीमीटर। एक तरीके से ये इवापोट्रांसपिरेशन को मेजर करने की एक डिश होता है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या किया जाता है? इवापोट्रांसपिरेशन को मेजर किया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो ओपन पैन इवापोरीमीटर होता है इसका डायमीटर कितना होता है? तो इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर का ऐसे होता है वो डायमीटर। कितना? 120 सेंटीमीटर का होता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी? गहराई कितनी होती है? गहराई इसके अंदर होती है, डेप्थ जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। और पानी कितना भरते हैं? 20 सेंटीमीटर तक उसमें पानी भरते हैं, 5 सेंटीमीटर खाली रखते हैं। 5 सेंटीमीटर खाली क्यों रखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्यों खाली रखा जाता है। आखिर जब 25 सेंटीमीटर गहराई है तो 25 सेंटीमीटर तक पानी क्यों नहीं भरते हैं? केवल 20 सेंटीमीटर पानी भरते हैं, ऊपर का 5 सेंटीमीटर खाली रहता है। क्यों खाली रहता है? इसका कारण बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या? 16वां क्वेश्चन। व्हाट इज द शेप ऑफ सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर सैंडी सॉइल? जो सैंडी सॉइल होती है उसमें सॉइल मॉइस्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है? सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व बनता है। तो कह रहा है सैंडी सॉइल में कैसा कर्व बनता है? तो जो सैंडी सॉइल होती है उसमें एल शेप का कर्व बनता है। और आई शेप का कर्व किसमें बनता है? ये बनता है हमारी क्ले सॉइल के अंदर। इस तरीके का कर्व बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, वाटर होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी हाई होती है। और इसमें एल शेप का क्यों बनता है? क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है ये लो होती है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन दमदार है, लंबी क्वेश्चन है। इसको मैच कराना है। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर दिए गए हैं कि किसके लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। तो न्यूट्रॉन जो मॉइस्चर मीटर है, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर किस में काम करेगा? न्यूट्रॉन जो होता है वो कहाँ पर रहता है? न्यूट्रॉन जो रहता है वो केंद्रक में रहता है। पढ़ा होगा ना, न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो केंद्र में रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है। तो स्लो डाउन ऑफ न्यूट्रॉन बाई H प्लस न्यूक्लियाई। जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ही धीरे धीरे वो क्या होगा? जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा, न्यूट्रॉन जो होता है उसकी जो गति होती है उतनी ज्यादा कम रहती है। तो ये न्यूट्रॉन यहाँ पर भी है, न्यूट्रॉन यहाँ पर भी है। बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। जो हमारा ए होगा वो किस पे चला जाएगा? ए जो होगा ये चला जाएगा फर्स्ट पे। इसको देख लिया। बी देखते हैं, जिप्सम ब्लॉक जो है, जिप्सम ब्लॉक क्या करता है? ये चेंज कर देता है। जब मॉइस्चर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंट घटेगा, और जब मॉइस्चर घटेगा तो रेजिस्टेंट बढ़ेगा। इस तरीके का संबंध होता है। यानी कि अगर पानी सॉइल के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, यानी कि मिट्टी में पानी ज्यादा है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास कर देगा, क्योंकि पानी जो होता है बढ़िया कंडक्टर होता है, तो रेजिस्टेंस कम रहेगी। मॉइस्चर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, प्रतिरोध कम रहेगा। लेकिन मॉइस्चर कम हो गया तो रेजिस्टेंट बढ़ जाएगा। मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा?
रेजिस्टेंस 100% हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। सूखी मिट्टी में सूखी मिट्टी जो होती है उसमें करंट पास नहीं करता है। इसी तरीके से ये काम होता है। अगला है प्रेशर प्लेट अपरेटस। प्रेशर प्लेट अपरेटस जो होता है ये क्या कहता है, रिलेशनशिप बिटवीन टेंशन एंड मॉइस्चर कंटेंट, ये इस पे चला जाएगा। लाइसीमीटर जो होता है एक तरीके का मेजरमेंट होता है वाटर गेन एंड लॉस इन कंटेनर, ये हो जाएगा। तो ए फर्स्ट पे, बी सेकंड पे, ऐसे 1 2 3 4 आ रहा, तो 1 2 3 4 ये पहले में ही सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे टक्कर मार के। देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है। 18वां क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। एक स्टेटमेंट कह रहा है कि कंजम्पटिव यूज includes both evapotranspiration plus water utilized by plant for metabolic activities। सही बात कह रहा है। कंजम्पटिव यूज का फॉर्मूला ही यही होता है, C इक्वल्स टू evapotranspiration प्लस मेटाबॉलिक यूज। मेटाबॉलिक यूज, मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर यूज बाय प्लांट, ठीक, ये होता है कंजम्पटिव यूज। तो ये बात तो सही कह रहा है। दूसरा देखते हैं, द पेनमैन मेथड 1950 में डेवलप किया गया था। पेनमैन मेथड ये भी इवापोट्रांसपिरेशन को मेजर करने का एक मेथड होता है। ये कह रहा है कि इसको सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। यहाँ पर ईटी लिखना चाहिए, ईटीओ हो गया है, टाइपिंग एरर हो गया। तो ईटीओ जो होता है इसमें एस्टिमेटिंग इवापोट्रांसपिरेशन बिकॉज इट इंटीग्रेट ऑल मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर। जो पेनमैन मेथड होता है ये हमारा सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, ये भी बात सही है। अब ये जो एक्यूरेट है ये क्यों एक्यूरेट है? ज्यादातर जो हमारे इवापोट्रांसपिरेशन मेजर करने वाले मेथड है उसमें हम केवल और केवल एक ही दो चीज को ध्यान में रखते हैं। हम जितने मेट्रोलॉजिकल के पैरामीटर होते हैं सबको ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे टेम्परेचर है, कौन कौन सा चीज है, जैसे एक तो हमारा टेम्परेचर है, इसके अलावा जो ह्यूमिडिटी है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो विंड है, विंड के अलावा हम बात करेंगे सूर्य से जो आने वाली रेडिएशन, यानी धूप कितनी तेज है कितनी कम है। ये सभी चीजें हम इसमें ध्यान में रखते हैं। किसमें? पेनमैन मेथड में। इसीलिए यहाँ से जो हम इवापोट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट आता है। याद करो, अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, बताया है कि जो इवापोट्रांसपिरेशन होता है इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड और रेडिएशन किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है तो इवापोरेशन बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवापोरेशन घट जाता है, विंड की वेलोसिटी बढ़ती है तो इवापोरेशन बढ़ जाता है, रेडिएशन बढ़ता है तो इवापोट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। ये सभी चीजें मैंने वहां पर बताई थी कैसे होता है, सब समझाया था। तो ये बात भी सही है। अब क्योंकि इतनी सभी चीजों को जो ध्यान में रखते हुए जो इवापोरेशन है, इवापोट्रांसपिरेशन, उसको कैलकुलेट किया जा रहा है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी बढ़िया होती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बोले तो ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस तरीके से इसमें कौन सा है, दोनों करेक्ट है तो दोनों के लिए स्टेटमेंट सी सही हो जाएगा। समझ गए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहां तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन क्या है। असर्शन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। अभिकथन दिया गया है और इसके अलावा रीजन दिया गया है। गेहूं और ज्वार की तुलना में जो रागी होता है इसकी जल उपयोग में अधिक कुशल है, यानी कि इसकी वाटर यूज इफिशियंसी बढ़िया है। ये बात बिल्कुल सही कही जा रही है कि वाटर यूज इफिशियंसी फिंगर मिलेट की ज्यादा होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसका जो फिंगर मिलेट होता है इसकी वाटर यूज इफिशियंसी 13.4 किलोग्राम किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर होता है। ये तो मैंने अभी बताया था। इसके अलावा क्या कह रहा है कि वाटर इफिशियंसी जो होती है फिंगर मिलेट की वो 13.4 किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर होता है। ये चीज यहाँ पर लिखी भी जा रही है। और इसके अलावा ये हाईएस्ट होता है सभी फील्ड क्रॉप में जितने भी लिस्टेड है, यानी कि जो हमने बुक से बनाया ना, तो बुक में जितना दिया गया है उसमें सबसे ज्यादा इसी का है, बाकी होता भी सबसे ज्यादा इसी का है। तो दोनों बातें सही हैं। तो दोनों बातें तो सही हो गई, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन भी ये चीज कर रही है। जो रीजन है, ये रीजन जो है ये असर्शन को बहुत करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो ए है ये सही हो जाएगा। देखो एक चीज और समझना, मैंने यहाँ पर जो ऑप्शन है ये ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। कई बार क्या होता है कि ये जो सीक्वेंस है क्वेश्चन का ये ऊपर नीचे हो जाता है एग्जाम में। आने वाले जो कुछ क्वेश्चन होंगे, आगे वाले कुछ लेक्चर्स होंगे, मैं इसमें ऊपर नीचे भी करूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे फिर ऐसा समझ, अच्छा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए सही होगा, तो उसको नीचे वाले ऑप्शन को बच्चे पढ़ते नहीं है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऊपर नीचे इसको सफल कर देते हैं। आपकी जो यूज टू आप हो जाओगे, इससे इसको आप यूज टू हो गए कि अगर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है तो ए वाला है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है तो बी वाला हो जाए।
ए सही है तो सी हो जाएगा, और अगर बी सही है तो क्या हो जाएगा, ए सही है तो ये हो जाएगा, और आर सही है तो डी हो जाएगा। ये अलग-अलग जो ऑप्शन है आपको इसी सीक्वेंस में मिल रहे हैं बार-बार। मैं इसको आगे चेंज करने का भी प्रयास करूँगा। इसमें क्या होगा कि बच्चे यूज़्ड टू हो जाते हैं तो वो टिक लगा देते हैं, नीचे ध्यान से पढ़ते नहीं, तो आपको ऑप्शन भी पढ़ना है। ध्यान से समझो, एक चीज़ गोल्डन रूल बता रहा हूँ, अगर आपने पूरा क्वेश्चन बिना पढ़े लगाया है, ध्यान से समझना, अगर आपने बिना क्वेश्चन पढ़े हुए पूरा पूरा पढ़े हुए क्वेश्चन को टिक कर दिया है, तो 100 में से, ध्यान से समझना, 100 में से कम आप 1 से 2 क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। जो बच्चे आते हैं एग्ज़ाम से बाहर कहते ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो या तो उन्होंने पूरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, या तो फिर उन्होंने ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ा। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो लिखा रहता है, वो उसमें करेक्ट इनकरेक्ट लिखा रहता है, उसको बच्चे ध्यान नहीं देते। कई बार ऑप्शन को ध्यान से नहीं देखते। पता चला ए जो देखा आपने, ए वाला सबसे सही लगा, आपने लगा दिया। नीचे वाला बी ऑप्शन या सी वाला जो ऑप्शन था, ये और ज़्यादा सही था, इसको लगना था, और आपने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी। तो क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है, इसीलिए आपको क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड भी बढ़ानी है। मैं बार-बार ये कहता हूँ कि वीडियो को रोक के क्वेश्चन को पहले एनालाइज़ करके खुद चेक किया करो। देखो, अगर मुझे टाइम बढ़ाना हो तो मैं यहाँ एक टाइमर लगा के 10-10 सेकंड और इंतज़ार कराऊँ आप लोगों से, 10 सेकंड, 20 सेकंड, और अगर आप लोग कहोगे कि सर जी टाइमर के साथ करोगे, तो आगे वाले लेक्चर्स में मैं टाइमर लगा के भी पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा हो जाता है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसको भी करूँगा। इसमें क्या होगा कि मैं 20 सेकंड का टाइम दूँगा, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जिस तरीके का क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपको मैं इंतज़ार करूँगा और आपको क्वेश्चन को लगाना है। बाकी सबसे अच्छा तरीका क्या है, वीडियो को रोको और एनालाइज़ करके आंसर दो एज़ मच एज़ पॉसिबल। इस टाइमर की कोई बात ही नहीं, जितना जल्दी आप सॉल्व कर पाओ उतनी जल्दी सॉल्व करो, फिर वीडियो को प्ले करो और आगे बढ़ो। इस तरीके से आप करोगे तो ही सीख पाओगे। अगर इसको केवल एक वेब सीरीज़ के तरीके से देखोगे तो कुछ नहीं दिमाग में घुसेगा। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करो, पहले खुद ट्राई करो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, एनालाइज़ करो। नहीं तो फिर मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा तो फिर वो काम हो गया। तो एक्चुअल जो पर्पज़ है वो पूरा नहीं हो पाएगा। पढ़ाने वाला काम तो मैंने उसमें कर ही दिया है। जो मैंने सीरीज़ जो पढ़ाई है, ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, तो पढ़ा तो मैंने वहाँ दिया ही है। यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो प्रैक्टिस करने वाले तरीके से आपको इसको करना है। आगे बढ़ेंगे, 20वाँ क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग एग्रोनॉमिक प्रोसेस विथ देयर टारगेट क्रॉप्स। निम्नलिखित कृषि प्रक्रियाओं को उनके लक्षित फसलों के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं निपिंग जो होता है, निपिंग किसमें करी जाती है? निपिंग ग्राम और कॉटन में करी जाती है। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को डिटेल में समझाया है। स्ट्रिपिंग जो होती है जूट में करी जाती है, ये भी बताया। रैपिंग जो होती है शुगरकेन में होती है, क्रॉपिंग बनाना में होती है। तो ये तो बिल्कुल सीधा-सीधा चला गया। तो एबीसीडी देखते हैं। एबीसीडी 1, 2, 3, 4। ए जो है फर्स्ट पे जा रहा है, बी जो है सेकंड पे जा रहा है, सी थर्ड पे जा रहा है और डी फोर्थ पे जा रहा है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन हिट और ट्राई कर दिया, पहला ही सही हो गया। समझ गए? तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, कुछ आपने अच्छा सा सीखा हो, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, 20% केवल बच्चे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, 80% बच्चे केवल देखते हैं और देख के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करो, थोड़ा-सा अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा, बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे तो और ही अच्छी बात है। बाकी अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स खरीद के बढ़िया से पढ़ो। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।